अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं शहरबानो अवान। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करती है, मगर एक अरसे से ये शोबा हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर था। यूँ लगता है कि किसानों की दुआएं किस हद तक रंग ले आई हैं। ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए वजारत फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की जानिब से मुल्क भर में किसानों को बेसूद कर्ज स्कीम के तहत 30,000 सोलर ट्यूबवेल्स की फरहमी के मंसूबे के लिए समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 5 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद की लागत आएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब। उनसे जानेंगे वजारत फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की जानिब से मुल्क भर के किसानों को 30,000 सोलर ट्यूबवेल्स बिला सूद कर्ज पर देने की समरी वज़ीर आज़म को हर साल की है। क्या ये समरी मंजूर हो सकेगी? तमाम फर्टिलाइजर पे जो जीएसटी है वो 2% किया जाए, लेकिन उसको गया वो 2 महीने हो गए, इस वक्त तक वो वापस नहीं आई। अब हुकूमत के पास टाइम ही कितना है कि समरी अप्रूव होगी और उस पर अमल दरामद होगा। क्या ये मुमकिन है? अगर ये लोग इंटरेस्टेड होते तो जैसे भावलपुर में सोलर पार्क बना है, उसकी बजाय वो पार्क बनाने की बजाय काश्तकारों को पैसे दिए जाते, तो सोलर काश्तकारों को लगाए जाते जो लग जाते। अब जाते हुए काश्तकारों पर ये एहसान कर रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट होगा? अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो वेल एंड गुड, हम खुशामदीद कहेंगे इस चीज को। अगर इम्प्लीमेंट ही ना हो सके तो फिर फायदा पाकिस्तान के लिए जिस चीज फायदेमंद है इस वक्त आपके लिए पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो पानी का है जी। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी सबसे बड़ा मसला पानी का, जिस तरफ हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। सिर्फ सोलर ट्यूबवेल ही उसके लिए काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए डैम बनाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम पानी को नीचे सक करना ज्यादा शुरू कर देंगे तो होगा क्या कि पहले हमारा लेवल बहुत नीचे जा चुका है, फिर और नीचे चला जाएगा। ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए किसानों को सोलर ट्यूबवेल की फराहमी क्या किसानों के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा? सोलर ट्यूबवेल का काश्तकार को फायदा है कि उसको सारा दिन मुफ्त बिजली मिलेगी, पूरा दिन उसको गर्मियों में पूरा दिन मिल सकती है। काश्तकारी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अमल दरामद हो सके और साथ साथ ये है कि हुकूमत डैम बनाए। कालाबाग डैम बनना चाहिए इस मुल्क की मईशत के लिए, इंतहाई जरूरी चीज है कालाबाग डैम। इससे कबल हुकूमत ने किसानों के लिए बिला सूद कर्जों की फराहमी का सिलसिला भी शुरू किया, मगर क्या वजह है कि काश्तकार हुकूमत से खुश नजर नहीं आए? देखिए जी, जब काश्तकार की फसल की कीमत ही नहीं है पाकिस्तान में, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही तय नहीं है किसी फसल की, जब उसकी फसल आती है उसको रेट ही नहीं मिलता। आज आप देख ले कि आलू का क्या रेट है, 120 किलो की बोरी का रेट है 800-900 हज़ार रुपया जी। आज गन्ने का उसको क्या रेट मिल रहा है? 130-40 रुपए, 120 रुपए, 100 रुपए तक उसको रेट मिल रहा है, जबकि नोटिफिकेशन 180 रुपए का है। देखिए काश्तकार को जब तक उसका, हाँ काश्तकार को अगर ये फसलों की सपोर्ट प्राइस तय कर दे, काश्तकार को फसलों का रेट मिलना शुरू हो जाए, मैं कहता हूँ हमें किसी सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही। और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम ये करे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें दुनिया के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ। जिस रेट पे यूरिया वहां पे मिलती है पाकिस्तान में उसी रेट पे मिले, जिस रेट पे फास्फोरस खादें वहां से मिलती है पाकिस्तान में वैसे मिले, पोटाश जिस रेट पे वहां से मिलती है पाकिस्तानी काश्तकार को वैसे मिले, तब हम जाके दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। अब होता क्या है कि काश्तकार के नाम पे एक थोड़ी सी सब्सिडी का नाम लेके उसको बदनाम तो किया जाता है अखबारों में। जितनी हमें इन 5 सालों में सब्सिडी मिली है उससे ज्यादा अखबार में इश्तिहार दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से। ठीक है, ये 341 अरब का जो 2015 में प्राइम मिनिस्टर पैकेज अनाउंस किया था, क्या वो मिले काश्तकार को 341 अरब रुपए? सब झूठ था, धोखा था, फ्रॉड था। अब आप ये देखें ना, अब आज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी मुझे क्यों निकाला, वोट के तकद्दुस का ख्याल नहीं किया गया, वोट का तकद्दुस नहीं किया गया। हालांकि क्या वोटर का तकद्दुस किया गया? क्या मियां नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, जो 70% आबादी है काश्तकारों की, तो क्या उनका वहां उनके साथ राब्ता था? क्या इन्होंने को मुलाकात की? जब हम अपनी जायज बातें बनवाने के लिए गए इस्लामाबाद में, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, शैलिंग हुई, गोली चलाई गई, वाटर कैनों का इस्तेमाल, हमें पकड़ के हवालातों में फेंका गया। क्या हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में गैर संजीदा है या किसानों के बढ़ते हुए मसाइल के सामने बेबस हो चुकी है? पाकिस्तान के लिए संजीदा नहीं है जी, बिल्कुल। हुकूमत ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। जब ज़राअत पे बात नहीं होगी, जब ज़राअत तरजीहात में नहीं होगी, तो पाकिस्तान तरजीहात में नहीं है। हुकूमत किसी लिहाज से भी उसकी तरजीहात में ज़राअत नहीं है। हमारा तो हुकूमत से मुतालबा ये है कि इस मुल्क में फौरी तौर पर एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, तभी जाके ये उस मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है। वरना मुमकिन नहीं है कि ये कशकोल लेके फिरते रहेंगे, IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, हर जगह कशकोल लेके फिरते रहेंगे। अगर यही आज ही फैसला कर लें कि हमने इस मुल्क की ज़राअत को बेहतर करना है, तो मेरा ख्याल में
हमारी मैशत खुद बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह 6 माह में। नए माली साल के बजट की तैयारी होने वाली है, ऐसे में किसानों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? जितना हमारा जीडीपी में हिस्सा है 21% एग्रीकल्चर का, उसी हिसाब से बजट हमारा रखा जाए ज़राअत के लिए, तो मेरा ख्याल में ज़राअत कहीं से कहीं चली जाएगी। और तो कोई ऐसी फसल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे ये इनकी एक्सपोर्ट हो। कॉटन है, राइस है, टेक्सटाइल अगर चलती है तो वो ज़राअत के सर पे चलती है ना, कपास होगी तो टेक्सटाइल चलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी सरमाया बैनुल-अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लगाने के बजाय मुल्क से मुनाफा बाहर ले जाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों ने जुलाई से जनवरी के दौरान 1 अरब 34 करोड़ डॉलर से जायद ज़र मुबादला बैरून ममालिक भेजा, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने पाकिस्तान से 1 अरब 6 करोड़ डॉलर कमाकर बैरून ममालिक मुंतकिल किए थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माशियात, उनसे जानेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के ज्यादा मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। सर बताइएगा, इससे पाकिस्तानी मईशत किस हद तक मुतासिर हो रही है? इसका पाकिस्तान को जो नुकसान है वो ये है कि हमारे आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो पैसा यहाँ से फॉरेन करेंसी में लेकर जाते हैं, जिसकी कि हमारे कानून ने इजाज़त दे रखी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जा जात हैं वो भी बहुत ज़्यादा है और उसको पे करने के लिए हमें बहुत सा ज़र मुबादला चाहिए। अब बजाय इसके कि ज़र मुबादला ज़्यादा आए, जो कि जाहिर है कि 2 तरीके से आता है, एक आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं और दूसरा आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो वो फिर जाहिर है कि मुनाफा भी बाहर ले जाने की वो उसके अंदर शर्त होती है और हमारी हुकूमतों ने जैसे कि 92 से इसको बहुत लिबरल कर दिया, जबकि इंडिया वगैरह में उनको 50% इंडिया में ही रखने की पाबंदी है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो 100% भी बाहर ले जा सकते हैं। अब हमारी स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाती है तो वहाँ पे भी बहुत से लोगों ने बैरूनी एंटिटीज ने इन्वेस्टमेंट की होती है और वो फौरी प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। जैसे वो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपना कैपिटल विदड्रॉ कर लें। अब ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर स्टेट बैंक ने जो कहा है वो ये इशारा है कि दरअसल हमें एक तो बेयकीनी का सामना है, इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और जो हुई भी थी उसके अंदर भी वो वापस ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मईशत को दबाव का शिकार है, क्योंकि हमें इस वक्त जो है हमारे रिजर्व 7 माह की सबसे निचली सतह पर हैं और हमें सिर्फ इस साल $15 बिलियन अदा करने हैं अपने बाहर के जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। उसमें कर्जा जात की वापसी भी होती है और इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना होता है। तो जब आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपको और ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी बाहर से या IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। क्या वजह है कि हुकूमत कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बना सके जिसके बायस ज्यादा मुनाफा पाकिस्तान में ही रहे? जी, उसके लिए आपको अपने मईशत को इतना पुरकशिश बनाना पड़ता है कि वहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो देर तक ठहर सके। हमारे यहाँ चूँकि सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जल्दी जल्दी जहाँ से लोग मुनाफा कमा के बाहर के अदारे और इंफरादी तौर पर भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ना तो टैक्स का निज़ाम स्टेबल है और वो एकदम कानून बदल देते हैं, तो जो बड़ी सरमायाकारी है, जैसे कि आपने देखा कि हालिया सालों में इंडिया के अंदर सारी दुनिया के कार मैन्युफैक्चरर्स आए और उन्होंने वहाँ बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जबकि हमारे यहाँ अभी भी जो 2-3 कंपनियां बना रही हैं वो बाहर से सारा जो है तैयार गाड़ी मंगवा के सिर्फ यहाँ असेंबल कर रही हैं। उससे ना तो हमें लोकल तौर पे किसी किस्म का फायदा होता है बल्कि ज्यादा मुनाफा बाहर चला जाता है। जाहिर है जब वो SKD यानी कि फुल लॉकडाउन में यहाँ प्लांट के बनाने की बजाय बनी गाड़ी भेजेंगे तो जाहिर है कि हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा। जैसे फिर हम बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, तेल इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ होती है जहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब आपके यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, आपकी पॉलिसी स्टेबल नहीं होती, तो वहाँ ज़्यादा अरसे तक सरमाया नहीं रहता। तीसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की कमी है
और इससे जी। बेहतर स्किल्ड लेबर और सस्ती लेबर जहाँ अवेलेबल है, जैसे चाइना है, फिलीपींस है, बांग्लादेश है। आपने देखा गारमेंट्स की सही। बड़ी इंडस्ट्री दुनिया की जो बनाने वाले हैं उन्होंने बांग्लादेश में अपने आप को बेहतर महसूस किया, क्योंकि वहाँ खवातीन उन मिलों में ट्रेंड हैं और बड़ा अच्छा काम करती हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी के बढ़ने की एक बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ सरमायाकारी बैरूनी तौर पर आती और वो फिर हमें बहुत लंबे अरसे तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती, रोजगार मिलता और वो सरमाया पाकिस्तान के अंदर रहता, तो हमें बैरूनी कर्जा जात की भी इतनी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि फिर हर साल वो एक्सपेंशन के लिए यानी बढ़ाने के लिए और सरमाया बाहर से लाते, बजाय यहाँ से सरमाया बाहर भेजते। जिन मुल्कों ने बहुत तरक्की की है वहाँ बाहर की कंपनियों ने ना सिर्फ आके ठीक है। सरमायाकारी की, बल्कि हर साल उस सरमायाकारी में वो मजीद इजाफा करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो जब तक पाकिस्तान अपने बुनियादी मसाइल को हल नहीं करता, यानी बिजली की कीमतें ठीक नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड नेटवर्क को ठीक नहीं करता, हमारे यहाँ तो नेट सही नहीं चलते हैं, तो जब तक हम ये सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए नहीं बनाते, तो लंबे अरसे के लिए यहाँ सरमायाकारों का आना नामुमकिन है। क्या गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से मुनाफे को बैरूनी ममालिक मुंतकिल करने का मतलब ये है कि कंपनी अपने ऑपरेशन पाकिस्तान में बढ़ाना ही नहीं? जी हाँ, इसकी वजह बड़ी तो यही है कि उनको यहाँ पे कोई भी कशिश नहीं है, क्योंकि टैक्सों का है और खाम लिटिगेशन करनी पड़ती है। फिर अगर उनका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जी। झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट्स में वो केस जो है कई कई साल वो लटके रहते हैं। बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ शफाफ सही। जो है वो नहीं है मामलात लोगों के। तो इन सारी वजूहात की बुनियाद पर एक तो रियासत की तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स की लोगों के अंदर कोई रिस्पेक्ट ना होना, फिर उनकी जो यहाँ आपने देखा होगा कि बेशुमार केसेस हमारे ट्रेडमार्क के बारे में और दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में वो कोर्टों में 20-20 साल से पड़े हुए हैं। तो यहाँ आते हैं और उन्हीं की ब्रांड को नकल करके मार्केट फ्लडेड हो जाती है। अब वो कैसे काम कर सकते हैं? फिर आपने देखा होगा कि वो यहाँ प्लांट लगाते हैं और साथ ही काबुल से और अफगानिस्तान से ट्रेड के नाम पर वो सारा पाकिस्तान में माल आता है। नाम तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का होता है। अब अगर यहाँ कोई टायर ठीक की है। इंडस्ट्री लगाए और आपने देखा होगा कि सड़कें भरी हुई हैं, वहाँ कितनी दुकानें हैं जहाँ से स्मगल टायर आता है, तो वो यहाँ कैसे आकर यहाँ, हालांकि बहुत डिमांड है टायर की, मगर ये स्मगलिंग का जो रूट है, मिसाल के तौर पर यहाँ सोनी है और बड़ी बड़ी सैमसंग है, ये कंपनियां आकर, बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, मगर वो यहाँ इसलिए नहीं आती कि वो फौरन ही वो माल स्मगल हो, उससे बहुत कम रेट पर मार्केट में बिकता है, जबकि उन्हें पूरे टैक्सेस भी देने हैं। तो फिर जाहिर है कि वो अपना यहाँ चूंकि सरमाए को महफूज नहीं समझते और प्रॉफिटेबिलिटी को भी कम समझते हैं और उसके बाद एक्सपेंशन की भी उनके कोई चांसेस नहीं है और इस तरह के नेगेटिव हालात का भी सामना है, तो वो फिर अपना सरमाया यहाँ से ले जाते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को माहौल दोस्त कायम करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने होंगे? इसमें उन्हें बुनियादी तौर पर हमें एक तो अपने निज़ाम में शफाफियत लाना होगी कि जो भी हमारे लॉज हों, रूल्स एंड रेगुलेशन हों, वो स्ट्रिक्टली फॉलो हों। सरकारी महकमे के जो लोग हैं वो उनकी रिस्पेक्ट जी। करें और बजाय उनको तंग करने के उनको फैसिलिटेट करें, उनके लिए वन विंडो का बंदोबस्त हो। फिर उसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की बेहतरीन मुल्कों में जब सही। तक नहीं होगा, आप सिंगापुर देखें, छोटा सा मुल्क है, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, वहाँ सबसे बड़ी दुनिया की आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे। आप छोटा सा एक मुल्क देख लें, यूरोप का फिनलैंड है, उसके पास हमारे से 3 गुना ज्यादा उसकी जो है वो जीडीपी है, जबकि उनकी आबादी सिर्फ आप हैरान होंगे 6 मिलियन के करीब है। तो हम इतनी बड़ी आबादी के साथ, इतने वसी ज़खायर होने के बावजूद, इतना रॉ मटेरियल होने के बावजूद, क्योंकि ना हमारा ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग की तरफ कोई रुझान है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त है, ना हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेबल है, ना ही हमारे ऑपरेशन जो हैं सरकारी सतह पर और प्राइवेट सतह पर वो शफाफ हैं। तो जब तक हम ये सारी चीज़ों को बेयक वक्त नहीं ठीक है। लेंगे, उस वक्त तक हम इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि हम भी उन छोटे छोटे मुल्कों की तरह जो कल तक हमसे बहुत पीछे थे, जैसे कि आप फिलीपींस की मिसाल ले लें, थाईलैंड की मिसाल ले लें, आज उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे कहीं ज़्यादा है। बांग्लादेश को ही ले लें जो हमसे 71 में अलहदा हुआ, आज उनकी एक्सपोर्ट हमसे डबल है। तो जब तक ये चीज़ें हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी
कि ना आएगी, और ना ही अगर जो होगी भी उसका भी वो कोशिश होगी कि वो जल्दी जल्दी अपना मुनाफा यहाँ से निकालें और यहाँ पे कोई भी तवीलुल मयाद की इन्वेस्टमेंट उनके लिए कोई भी पुरकशिश चीज़ नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।